हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 ज्योग्राफी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से अपन हिस्ट्री ले रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर अपने अपना हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया। आज से हम अपन ज्योग्राफी लेंगे। ज्योग्राफी के 2 चैप्टर अपने पहले ही हो चुके हैं। आज अपन ज्योग्राफी की बुक का नाम है समकालीन भारत 1, उसके 2 लेसन अपन ने पढ़ लिए। आज अपन इसका लेसन 3 और उसका नाम है अपवाह, जिसको अपन कहते हैं ड्रेनेज। इसके बारे में अपन इस लेसन के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपवाह क्या है? नाम सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा है। अपवाह या जिसको बोलते हैं ड्रेनेज। तो बच्चा, अपवाह का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र के भूतल के जल का प्रवाह, यानी पर्टिकुलर एरिया के यदि जल को बहना है, भूतल के जल को जाना है, तो वो जिस सिस्टम के थ्रू वो जल बह रहा है उस सिस्टम को अपन अपवाह या ड्रेनेज कहते हैं। तो अपवाह एक सिस्टम है, एक तंत्र है। किसी क्षेत्र का जल जब प्रवाहित होता है तो उसमें कई छोटी छोटी नदियां आती है और एक मुख्य नदी के अंदर मिल जाती है। अपन को भी बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई नदी बहती है तो वो अकेली नहीं होती है, उस नदी के अंदर कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है और एक बहुत बड़ा जल तंत्र बन जाती है। वही बड़ा जल तंत्र, वही बड़ी नदी अपवाह है। तो एक मुख्य नदी मिलती है और जल आगे बढ़ता है, इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो यदि आपके दिमाग में अपवाह या अपवाह तंत्र की यदि बात आती है तो सिंपल से शब्दों में वह एक नदी ही है, एक नदी तंत्र ही है। क्योंकि हमें कोई भी नदी अकेली नहीं होती है, एक मुख्य नदी होती है और उसमें कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है और ये नदी भी फिर आगे भी कई सारे भागों में विभक्त होती है और फाइनली किसी समुद्र के अंदर या किसी झील के अंदर जाकर के मिक्स हो जाती है। तो नदियाँ क्या होती है? नदियों का उद्गम आपको पता है। जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसका उद्गम क्या है? हिमनद या हिमानिया कहते हैं जिसको, जो बर्फ की नदियाँ, और उन ग्लेशियर से ही क्या है नदियाँ निकलती है और वह नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। उनके साथ कई और नदियाँ भी आती है, ये नदियाँ भी कई भागों में विभाजित होती है और फाइनली वो समुद्र के अंदर जाकर के मिलती है। तो नदियों के तंत्र को ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाह तंत्र किसी एक विशेष क्षेत्र के जल का बहना है। एक विशेष क्षेत्र के जल को, जो भूतल का जल, भूतल मतलब पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसका कुछ भाग तो वो भूमिगत हो जाता है और ऊपर जो भूतल के ऊपर जो जल बहता है उसी को अपन अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह को एक बार फिर देख लीजिए। अपवाह एक तंत्र या सिस्टम है। किसी क्षेत्र का जल जब प्रवाहित होता है तो कई छोटी छोटी नदियाँ एक मुख्य नदी में मिलती है और जल आगे बढ़ता जाता है, इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। अब जो मैंने बताया था कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, या तो हिमनद या हिमानियों से, यानी बर्फ की नदियों से, या बारिश के पानी से। बारिश के पानी से भी नदियाँ बनती है और झरनों से भी नदी निकल सकती है। और ये सारी नदियाँ आगे बह करके किसी समुद्र के अंदर जा करके या तो इधर बंगाल की खाड़ी के अंदर मिलेगी, है ना, तो या अरब सागर के अंदर फाइनली नदियाँ आकर के मिलती है। अब एक वर्ड और आएगा बच्चों आपके, अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी भी वही है, एक मुख्य नदी है, उसमें कई सारी नदियां आकर के मिल रही है और वो नदी भी कई सारी नदियों के अंदर आगे विभक्त हो रही है, इसी को अपन अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब बच्चों, आपने भी देखा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं, सभी तरह की सभ्यताएं किसी नदी के किनारे ही बसी है। तो नदियों का हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक महत्व है। जल है तो जीवन है, नदियां हैं तो जीवन है। नदियां से हम बहना सीखते हैं, आगे बढ़ना सीखते हैं। तो हमारा इतिहास गवाह है कि नदियां हैं तो सभ्यता है। कोई भी सभ्यता का यदि बसी है या सभ्यता बनी है या विकसित हुई है तो वो किसी और किसी नदी के किनारे ही बसी है। आज भी आप कोई भी गांव या शहर देख लो, हर गांव शहर के अंदर या तो एक झील, तालाब या नदी होना होगी ही सही। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं हो सकता है जहाँ पर कोई तालाब, झील या नदी न हो। और हमारे जो महानगर हैं, कई सारे जो महानगर, कई बड़े बड़े शहर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, और गंगा नदी के किनारे पर क्या कौन कौन से शहर बसे हुए? प्रयाग, पटना, हरिद्वार, कलकत्ता, ये सारे बड़े बड़े शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी प्रकार यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली, आगरा, ये बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। और यदि हम साबरमती नदी की बात करें तो अहमदाबाद जो शहर है वो भी साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यदि आप भी जिस भी गांव या शहर में रहते हो
तो आपको ही पता होगा कि आपके गांव या शहर के अंदर या तो कोई झील है, तालाब है या कोई नदी जरूर होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। भारत की नदियाँ, नदियों से क्या क्या आकृतियाँ बनती है, नदियाँ अपने जल को किस प्रकार ले जाती है, नदियाँ अपने जल के साथ और क्या क्या बहाव कर लाती है, ये सारा वर्णन हम इस लेसन के अंदर करेंगे। अब यदि हम बच्चों बात करते हैं, अभी तो तुमने बात कर ली अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, और भारत की जो बड़ी नदी देख ली अपने गंगा नदी। इस प्रकार जो बात छूट गई यहाँ पर कि विश्व के अंदर यदि सबसे बड़ी नदी की बात करो, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी की बात करो तो वो है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी जो कि साउथ अमेरिका के अंदर बहती है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। लेकिन यदि लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी देखो तो वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी, विश्व के अंदर आयतन की दृष्टि से अमेज़न नदी और लंबाई की दृष्टि से नील नदी। तो ये तो हमने सब नदी तंत्र और नदी के बारे में बात कर ली। अब हम आगे आते हैं जल विभाजक। जल विभाजक नाम से क्लियर है, जल का विभाजन करने वाला, यानी एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सॉलिड एरिया, एक ऐसा सॉलिड सरफेस जो दो जलीय भागों को पृथक करता हो, जल विभाजक कहा जाता है। अब ये जो सॉलिड एरिया या जल विभाजक पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है, कुछ भी स्थलाकृति हो सकती है। तो यदि इसका डायग्राम यदि अपन देखें तो अपन इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक द्रोणी है, यह अपवाह तंत्र है, ये दूसरी अपवाह तंत्र है, और बीच के अंदर कोई पहाड़ या पठार आ गया है। तो ये जो पहाड़ या जो पठार होता है इसी को जल विभाजक कहते हैं, क्योंकि ये इस नदी द्रोणी और इस नदी द्रोणी दोनों के जल को मिलने नहीं देता है। तो इधर भी द्रोणी है, इधर भी द्रोणी है, और बीच में यदि पर्वत या पठार आ जाता है तो इसे ही हम जल विभाजक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भारत की मुख्य नदियाँ या भारत के मुख्य अपवाह तंत्र। तो बच्चों हमने जब लास्ट 2 लेसन पढ़े उसके अंदर अपने इंडिया के मैप को देखा था कि भारत के अंदर यहाँ ऊपर क्या है, पूर्व में, उत्तर पूर्व के अंदर ऊपर क्या है, ये हिमालय पर्वत है, और यहाँ पर नीचे साउथ के अंदर पेनिसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार है। तो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं भारत की वो 2 जगह से निकलती है, या तो हिमालय से निकलेगी, हिमालय पर्वत से निकलेगी, या प्रायद्वीपीय पठार से निकलेगी। और पेनिसुलर प्लेटू के अंदर भी कौन से, वेस्ट पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती है और यहाँ पर आकर के समुद्र के अंदर गिर जाती है, और ये नदियाँ ऊपर से आकर के फिर समुद्र के अंदर गिरती है। तो भारत के अंदर यदि अपवाह तंत्र की बात करें या नदी तंत्र की बात करें तो 2 नाम आते हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी आ सकता है और अपन इसका तुलना भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपके पास जब ये पढ़ाती हूँ मैं तो एक कॉपी पेन आप रखा करो, ताकि जो चीज़ें आप नोट कर सको उसको नोट कर लो, और बाद में इस ब्लैक बोर्ड से आप आपके नोट्स भी बना सकते हो। तो यदि हम बात करते हैं कि भारत की मुख्य नदियाँ या अपवाह तंत्र में, एक तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और हिमालय माउंटेन, और दूसरा पेनिसुलर प्लेटू से निकलने वाली नदियाँ। अब हिमालय नदी से कौन कौन सी नदियाँ, जैसे घाघरा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, शारदा, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। इसी प्रकार यदि अपन प्रायद्वीपीय पठार या पेनिसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी, ये सारी नदियाँ जो पेनिसुलर प्लेटू है इसके ये वेस्ट घाट से, मतलब पश्चिमी घाट से ये नदियाँ निकलती है और इस तरह इधर समुद्र के अंदर जा करके गिर जाती है। अब दोनों की तुलना करते हैं, क्योंकि ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, इनका उद्गम हिमानी या हिमनद है जो कि बर्फ की नदियाँ हैं, तो ये इनका जो प्रवाह वर्ष भर होता है, कभी भी ये नदियाँ सूखती नहीं है, क्योंकि बारिश में तो बारिश के पानी के साथ आता ही रहता है पानी, सर्दी में भी वही पानी काम आ जाता है, और गर्मियों के अंदर जब गर्मी पड़ती है तो क्योंकि बर्फ पिघलता है इसलिए ये नदियाँ हमेशा ही पानी से भरी हुई रहती है, कभी भी नदियाँ सूखती नहीं है। लेकिन जो पेनिसुलर प्लेटू या प्रायद्वीपीय पठार से जिन नदियों का उद्गम होता है वे नदियाँ हमेशा पानी से भरी हुई नहीं रहती है, गर्मियों में प्रायः नदी का अधिकांश एरिया सूख जाता है। इन नदियों के से जो डेल्टा बनते हैं वो डेल्टा बड़े होते हैं, डेल्टा समझते हो ना, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले उसके मुहाने पर चौड़ी हो जाती है और जो त्रिभुजाकार एरिया बनाती है, ट्रायंगुलर एरिया बनाती है, उसी को अपन डेल्टा कहते हैं। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनके डेल्टा बहुत चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं,
जबकि प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों के डेल्टा बहुत छोटे और कम क्षेत्र के होते हैं। ये नदियाँ के अंदर अपर्दन अधिक होता है, क्योंकि ये नदियाँ क्या पहाड़ से निकलती है और बहुत ही अधिक वेग से निकलती है और बहुत अधिक मात्रा के अंदर इसके अंदर पानी और प्रवाह होता है। और ये नदियाँ बिल्कुल इस तरह सर्पिलाकार बहती है और सर्पिलाकार बहती है और बहुत तीव्र गति से बहती है। तो क्या होगा, देखिए जब कोई नदी पानी आ रहा है और वो इस तरह से आकर जब इसको अंदर यहाँ मुड़ाव आता है, तो जिस जगह के ऊपर मुड़ती है वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा बहाव कम होगा। और जब बहाव कम होगा तो अपने साथ जो वो गाद लाई है, मिट्टी लाई है, पहाड़ों को चीर करके आई है, तो साथ में पहाड़ का जो मलबा लेकर के आई है वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और गाद वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और गोर्ज का निर्माण होगा। इसलिए फिर धीरे धीरे ये गोर्ज बढ़ता जाएगा और ये सर्पिलाकार होती ही जाती है। तो जो नदियाँ निकलती है उनको विसर्पाकार नदियाँ भी कहती है, क्योंकि इनका आकार विसर्प के आकार का हो जाता है, सर्पिलाकार आकार का हो जाता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहुत अधिक प्रवाह से निकलती है, तो ये पर्वतों का बहुत अधिक अपर्दन करती है और पर्वत के अंदर ऐसा वी आकार का शेप भी बनाती है, क्योंकि पर्वत के ऊपर से पर्वत को तोड़ती हुई निकलती है, तो ऊपर चौड़ा भाग और नीचे आता था पतला भाग हो जाता है, तो वी आकार का शेप भी बनाती है। बहती है सर्प के आकार की, इसलिए इसको वी सर्पिलाकार आकार भी बना देती है। और जहाँ पर मोड़ वाले भाग के अंदर गोर्ज या बहुत सारा गाद का निर्माण करती है, अर्थात गोज का निर्माण करती है, अपने साथ जो भी मिट्टी लाई जाती है, मतलब इनके द्वारा अपर्दन भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये बहती होती है तो कहीं कहीं पर ये सब सर्पिलाकार नदियाँ तो कंटिन्यूस बहती है, लेकिन कहीं कहीं पर जब ये बहते बहते इस प्रकार सर्पिलाकार बह रही है ये, और सर्प के आकार की बहती बहती कहीं कहीं पर क्या करती है, ये अपनी जगह छोड़ देती है और यहाँ से तो ये बह रही थी और वापस यहाँ से बहना चालू कर देती है। तो कुछ एरिया ये अलग रह जाता है और झील का निर्माण करता है, और इस झील को अपन कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्यों कहते हैं, गो मतलब गाय, खुर मतलब गाय का खुर, क्योंकि इसका आकार गाय के खुर के जैसा होता है, इसलिए इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। तो अपर्दन अधिक होता है, वी सर्पाकार आकृति की होती है, गोर्ज को छोड़ती जाती है, मतलब मिट्टी को छोड़ती जाती है, और गाद व तलछट लाती है, मतलब गूंथी हुई रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने साथ गाद और तलछट को भी लाती है। कभी कभी विसर्प को छोड़ देती है, और इसका एग्जाम्पल हो गया गोखुर झील। और पहाड़ों को काट करके वी के शेप में नदियाँ आती हैं, 12 महीने बहती है और इसके अंदर हमेशा पानी रहता है। तो ये तो हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता, जिनमें घाघरा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, शारदा आदि नदियाँ आती हैं। अब हम बात करते हैं जो कि नदियाँ पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो यह हमारा साउथ के अंदर ये पठार है, और पठार के अंदर ये पश्चिमी घाट से, हमारे अपने पहले लेसन में पढ़ा है ना कि दक्षिण में पठार है, इधर पश्चिमी घाट, उधर पूर्वी घाट, और नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है ये नदियाँ। और पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी, ये सारी नदियाँ हमारे पश्चिमी घाट से निकलती हैं। वैसे ये सारी काफ़ी बातें अपन पहले 2 चैप्टर के अंदर बच्चों अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती है, पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो हमें पिछले ज्ञान को भी याद रखना है, और यदि आप इस चीज़ को भूल गए तो आप पहले के वीडियो वापस से देख लीजिए, ताकि आपको सारी बातें याद आ जाए। तो मैं आपसे स्पेशल कहूँगी कि ज्योग्राफी के 3rd लेसन की वीडियो देखने से पहले ज्योग्राफी के 1st और 2nd चैप्टर की वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में सारा रिवीजन हो जाए, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमेशा पानी नहीं होता है ना, बारिश के अंदर पानी रहता है और गर्मियों में नदियाँ काफ़ी एरिया सूख जाता है। ये रोकी एरिया मतलब चट्टानी एरिया के अंदर बहती है, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ था, तो पहाड़ को काट करके आती है और अपने साथ नदियाँ लाती है, लेकिन यहाँ आते आते यहाँ का जो बहाव होता है वो इनके बहाव से कम होता है, तो ये ज़मीन का अपर्दन भी कम करती है, और ये चट्टानी ज़मीन के अंदर बहती है, तो चट्टान को तोड़ करके अधिक मात्रा में तोड़ नहीं पाती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा मतलब सीधी सीधी बहती है, और ये सर्पिलाकार नहीं बहती और न ही ये अपर्दन करती है। तो ये नदियाँ रोकी एरिया में बहती, चट्टानी एरिया में इनसे अपर्दन नहीं होता है, ये सीधी बहती है और छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। इनकी जो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकल रही है उनकी लंबाई बहुत अधिक है, बहुत अधिक लंबाई के अंदर बहती है, लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार से जो इतनी भी नदियाँ निकलती है उनकी लंबाई हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना में बहुत कम है, और इनके डेल्टा भी छोटे होते हैं। तो बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर अपन ने अच्छे से देख लिया कि अपवाह तंत्र या अपवाह किससे कहते हैं,
तो अपवाह तंत्र या अपवाह नदी का ही दूसरा नाम है। यदि विस्तृत रूप से नदी का भाग नाम है, अर्थात जब एक नदी के अंदर कई सारी नदियां आकर के मिलती जाती है और वो किसी एक क्षेत्र के जल को बहा करके ले जाती है, एक क्षेत्र के जल का जो बह करके जाता है उसी को अपन अपवाह तंत्र कहते हैं। हमने भारत की नदियों के बारे में देखा, हमने ये देखा कि हमारी जितनी भी सभ्यता है वो किसी और किसी नदी के किनारे पर ही बसी हुई है। और साथ में हमने दो तरह के अपवाह तंत्र पढ़े, हिमालय से निकलने वाला अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाला अपवाह तंत्र। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।